नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा व्याख्याता पद पर शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू चूरू में कार्यरत हूँ। आज हम अपने तीसरे अध्याय जनसंख्या संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट करें, ताकि 12वीं बोर्ड से संबंधित बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। क्योंकि इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोर्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी कोशिश है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं अपने पाठ को। हम अपने पाठ में सर्वप्रथम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसको मापा जा सकता है। जनसंख्या के मात्रात्मक पक्ष से बच्चों यहाँ तात्पर्य है संख्या में जिसको मापा जा सके, जैसे कि लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या तथा साक्षरता आदि तथ्यों का वर्गीकरण और अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उनकी विविध विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ बच्चों किसी भी प्रदेश की विविध विशेषताओं से तात्पर्य है, यानी उस प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पक्ष, जैसे कि लिंग संगठन, आयु संरचना, नगरीय व ग्रामीण संगठन, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, सभी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर इनमें भिन्नता मिलती है और उनको हम दर्शा के वर्गीकृत करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब आपके स्क्रीन के सामने हमने एक ट्री डायग्राम प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत आप देखिए जनसंख्या संगठन के विभिन्न पक्षों को हमने दर्शाया है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम है लिंग संगठन। लिंग संगठन के अंतर्गत बच्चों हम स्त्री और पुरुष संख्या, जो जनसंख्या का भाग है, उसका हम अध्ययन करते हैं। फिर आता है ग्रामीण व नगरीय संगठन, जिसके अंतर्गत हम समस्त जनसंख्या के अंतर्गत विद्यमान ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तीसरा पक्ष है आयु संरचना। मोटे तौर पे बच्चों हम आयु संरचना को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 59 वर्ष और तीसरा है 60 से ऊपर का। फिर हम आ जाते हैं इसके चौथे पक्ष में, जिसको हम साक्षरता के रूप में देखते हैं। इसके अंतर्गत हम साक्षर और निरक्षर जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। और पांचवा इसका महत्वपूर्ण पक्ष है व्यवसायिक संरचना, यानी समस्त जनसंख्या किस रूप में, यानी किन व्यवसायों में संलग्न है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत। इसमें हम वर्गीकृत करते हुए इसका अध्ययन करते हैं। अब सर्वप्रथम हम लेते हैं लिंग संगठन। देखिए, लिंग संगठन के अंतर्गत स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषताएं होती हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इस लिंग संगठन के अंतर्गत, यानी लिंग अनुपात के रूप में हम इसको दर्शाते हैं। लिंग अनुपात को हम जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं। कई देशों में लिंग अनुपात को दर्शाने का सूत्र जो है वो है 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या। सूत्र के रूप में अगर हम इसे देखें तो पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000। ये कई देशों के अंतर्गत है, परंतु भारत में जो लिंग अनुपात दर्शाने का जो सूत्र है वह है, इसको हम 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की जनसंख्या के रूप में दर्शाते हैं। इसमें देखिए स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणा 1000, इस सूत्र के द्वारा हम भारत में लिंग अनुपात को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं लिंग अनुपात
यानी लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। जैसे कि जिस देश के अंतर्गत स्त्रियों की संख्या यानी लिंग अनुपात अधिक है, तो वहां हम मानते हैं कि स्त्रियों की स्थितियां काफी अच्छी होंगी। उनकी शिक्षा के रूप में अगर हम देखें, वह अन्य सामाजिक स्थितियां उनकी अच्छी रहेंगी। नहीं तो लिंग भेदभाव जहां अनियंत्रित होगा, वहां पर स्त्रियों के प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न होंगी, यानी कि लिंग अनुपात काफी कम रहेगा, यानी स्त्रियों के अनुसार स्थितियां नहीं है। कारण स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा व स्त्रियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर का निम्न होना, ये सभी कारण जिम्मेदार है। आगे विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात है 990। ये विश्व का है, ध्यान में रखिए आप। इसमें अधिकतम है लेटविया का जो कि 1187 है, वह निम्नतम है संयुक्त अरब अमीरात जो कि 468 है। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसे सूचीबद्ध किया है, इसमें 140 देशों में लिंग अनुपात के रूप में हम देखें तो स्त्रियों के अनुकूल स्थितियां को दर्शाता है, जबकि 72 देशों में यह प्रतिकूल स्थितियों को दर्शाता है। इसमें उदाहरण के रूप में हम एशिया महाद्वीप को देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप में काफी देशों में लिंग अनुपात अत्यधिक निम्न है। उदाहरण के रूप में चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देश इसमें आते हैं। वहीं इसके विपरीत रूस और यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की संख्या कम है, यानी लिंग अनुपात वहां ज्यादा है। आगे आयु संरचना के बारे में हम देखते हैं बच्चों। देखिए, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। आयु संरचना के अंतर्गत हम विभिन्न आयु वर्गों को दर्शाते हैं। यह जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अंतर्गत हमने आपको ट्री डायग्राम के द्वारा भी समझाया। मोटे तौर पे हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। बाल अवस्था जो कि 0 से 14 है, कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 59 आयु वर्ग की है। यह जनसंख्या बच्चों किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या के रूप में इसको हम देखते हैं। वह जिस देश में कार्यशील जनसंख्या जितनी अधिक होगी, वहां पे आर्थिक विकास की स्थितियां भी उतनी ही अच्छी रहेंगी, क्योंकि इसी जनसंख्या को हम उत्पादकता के रूप में भी देखते हैं। यह कार्यशील जनसंख्या अपनी उत्पादकता के द्वारा उस देश की आर्थिक क्रियाओं में सहयोग प्रदान करती है। वहीं पर ही 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या को दर्शाती है। वह इस तरह की जनसंख्या जो है, वृद्ध जनसंख्या जहां ज्यादा होगी, वहां पे हम ये मान सकते हैं कि ये आश्रित जनसंख्या है, तो अतः स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पे इनका खर्च ज्यादा रहता है। वह पेंशनर्स ज्यादा मान सकते हैं। तो काफी इस तरह की स्थितियां हम इसमें देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा युवा जनसंख्या। युवा जनसंख्या का उच्च अनुपात प्रदेश में उच्च जन्म दर व जनसंख्या युवा जनसंख्या को दर्शाता है। देखिए, वहां पर जिस देश के अंतर्गत युवा जनसंख्या ज्यादा होगी, तो हम ये मान सकते हैं कि जन्म दर वहां पे अत्यधिक ऊंची है, इसीलिए युवा जनसंख्या वहां ज्यादा दिखती है। और चूंकि यही युवा जनसंख्या है जो जनसंख्या वृद्धि में अपना जिम्मेदार होती है, क्योंकि इसी के द्वारा उत्पादकता ज्यादा होती है जनसंख्या के अंतर्गत। अब देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है जनसंख्या पिरामिड को हमने दर्शाया है। जनसंख्या, इसमें हम देखें कि आयु लिंग संरचना को विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुष जनसंख्या को हम इसके अंतर्गत दर्शाते हैं। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग बच्चों आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। इसका बायां भाग पुरुष जनसंख्या को दर्शाता है, वह दायां भाग स्त्री जनसंख्या को दर्शाता है। अब आपके स्क्रीन के सामने हम नाइजीरिया
देश की विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड को हम दर्शा रहे हैं। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत यह पिरामिड विस्तृत आकार का त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, जिसके अंतर्गत आप इसमें देखिए कि इसका आधार काफी चौड़ा होता है, वह ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये धीरे धीरे सकड़ा होता चला जाता है। इसके अंतर्गत या त्रिभुजाकार भी हम कह सकते हैं। यह अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप होता है, जहां पर जन्म दर यानी जो जन्म दर होती है वो काफी उच्च होने के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या को दर्शाती है, यानी कि बाल अवस्था जो है 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को काफी ज्यादा दर्शाएगी। इसके उदाहरण है बांग्लादेश और मैक्सिको। अब आगे हम देखते हैं, इसके साथ में हम देखें स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या के रूप में हम ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसका आकार घंटी के आकार का होता है, जिसका शीर्ष की ओर ये धीरे धीरे सुंडाकार होता हुआ चला जाता है। यहाँ हम मान सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, अतः यहाँ स्थिर अवस्था रहती है। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से ना बढ़ते हुए स्थिर अवस्था दर्शाती है। फिर आती है हमारी ह्रासमान जनसंख्या। तो ह्रासमान जनसंख्या में हम जापान देश का उदाहरण लेंगे। इसमें आप देखिए, जापान देश यानी इसका जो पिरामिड है वह संकीर्ण आधार रखता है। आप देखिए इसके आधार तल को, आधार तल बहुत ही संकीर्ण यह दिखाता है, वह शीर्ष सुंडाकार इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। इसमें बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, यानी बहुत कम होती है। जनसंख्या वृद्धि हम कहें तो शून्य या ऋणात्मक पक्ष को दर्शाएगी, यानी यह घटती हुई जनसंख्या यानी शून्य को दर्शाती है, यानी बहुत ही कम जनसंख्या दिख रही है इसमें बढ़ती हुई। इसके उदाहरण के रूप में हम जापान को देखते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमसे डिस्कस करें। आगे जनसंख्या संगठन के कुछ अन्य पक्षों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।